हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शानंग यायो को मैसेज करता है साथ में लंच करने के लिए, पर यायो ये कहकर रिजेक्ट कर देती है कि वो अभी भी अपने क्लाइंट के साथ है, इसीलिए वो लंच का प्लान ड्रॉप कर देती है। इसी वजह से शानंग वापस से ऑफिस रोमांस की नॉवल पढ़ने लगता है, जिसमें वो तरीके होते हैं जिससे ऑफिस रोमांस को बढ़ाया जा सके। वहीं हम यायो को देखते हैं जहाँ पर उसकी क्लाइंट उसे बता रही होती है कि किस तरीके से वो जो अपने क्लास की फेयरवेल पार्टी में मिली थी, जहाँ पर उसे ली जियान नाम का आदमी मिला था जो कि उसकी क्लास में ही अक्सर पढ़ा करता था। उसने उसके नशे में होने का फ़ायदा उठाया था और होटल में जाकर उसके नशे में होने का फ़ायदा उठाया था। अब क्योंकि उसे कुछ मालूम नहीं था, कुछ होश नहीं था, इसलिए वो लू जियान के इरादों को टाइम से नहीं समझ पाई और जब तक वो समझा तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने ये बात कभी भी अपने हस्बैंड को नहीं बताई, लेकिन जब मेरे हस्बैंड को इस बारे में पता चला तो वह मुझे और मेरे बच्चे दोनों को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन्होंने पैटर्निटी टेस्ट करवाया था जिसमें प्रूफ हो गया था कि वो बच्चा उनका नहीं है। अब क्योंकि बच्चे को एक हार्ट डिजीज़ है जिससे उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, फाइनेंशियली वो बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में जूझ रही है। उसके पेरेंट्स ने भी उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिस वजह से वो अपने बच्चे का इलाज भी नहीं कर पा सकती। लू जियान से जब उसने हेल्प मांगी तो उसने बात करने से साफ साफ मना कर दिया। इवन अब उसकी शादी भी होने वाली है, लेकिन यायो को पता समझ में आ चुका था कि इस वक्त बच्चे का इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें उसे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए वो लू जियान को मिलने के लिए बुला लेती है। वही हम शानंग को देखते हैं जो कि सैंडलवुड पाउडर का इंसेंस बनाकर उसे अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश कर रहा होता है। बारू यूफई को भी उसकी स्मेल आ रही होती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर स्मेल कहाँ से आती है रही है। वहीं यूफई देख लेता है कि कहीं और से नहीं बल्कि बॉस के ऑफिस में से ही आ रही है, तो बारू झाँक कर जाने की कोशिश करता है तो यूफई उसे मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके बॉस का टेम्पर कितना ज़्यादा शॉर्ट है। नेक्स्ट सीन हम यायो को देखते हैं जहाँ पर लू जियान उससे मिलने के लिए आ गया था। उसे नहीं पता था कि वो लड़की भी वहाँ पर मौजूद है, इसलिए लू जियान यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यायो उसे रोक लेती है, क्योंकि अगर ली फेंगजिन ने कोर्ट में केस कर दिया तो उससे लू जियान की इमेज तो ज़रूर ख़राब हो जाएगी, इसलिए लू जियान को वहाँ पर रुकना पड़ता है। और वह ये कन्फेस करता है वहाँ पर कि हाँ उसने उसके साथ एक रात स्पेंड करी थी, लेकिन वो श्योर नहीं है कि वो बच्चा उसी का, भला ही हो भी कैसे सकता है कि एक रात स्पेंड करने से कोई बच्चा भी हो सकता है। वो तो इन सब से साफ डिनाई कर देता है। इनफैक्ट लू जियान ये भी बोलता है कि तुम मुझे कोर्ट से प्रेशराइज नहीं करवा सकते कि मैं पैटर्निटी टेस्ट करवाऊँ, और वो उसके मुँह पर पैसे फेंक कर वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि पैसों की ज़रूरत भी थी तो यायो उसे वो पैसों के लेने से बोल देती है, क्योंकि इस वक्त उसे पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी बच्चे का इलाज करवाने के लिए। इवन यायो अपनी तरफ से भी उसे पैसे देती है। अब ये वही ली फेंगजिन उससे पूछती है कि जो भी लू जियान बोल कर गया कि कोर्ट प्रेशराइज नहीं कर सकता पैटर्निटी टेस्ट का, क्या ये सच है? जिस पर यायो हाँ में जवाब देती है, लेकिन यायो ने उसकी सारी बात लू जियान की रिकॉर्ड कर ली थी कि उसने जो कन्फेस किया था उसने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करी है, तो इस सबूत से हम उसे प्रेशराइज कर सकते हैं पैटर्निटी टेस्ट करवाने का, तो तुम ज़रा भी टेंशन मत लो। नेक्स्ट सीन में हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर यायो भी ऑफिस से पहुँच चुकी थी, लेकिन आज पूरे दिन में जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। उसे आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि इतने में ही उसे शानंग अपने पास मिलने के लिए बुला लेता है। असल में वो जानना चाहता था कि उसे इतना टाइम कैसे लग गया, अब वो ठीक है या फिर नहीं, तो यायो भी उसे बोल देती है कि आप मेरी इतनी ज़्यादा चिंता मत करो, मैंने सब कुछ संभाल लिया है और मैं आगे भी सब कुछ संभाल लूँगी। वैसे भी जैसा केस इतना इजी लग रहा था वैसा है नहीं, पर प्लीज़ आप मुझे अकेले ही सब कुछ हैंडल करने दीजिए। अगर कुछ ज़रूरी होगा या इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपको ज़रूर इस बारे में बताऊँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट शानंग घर जल्दी आ जाता है क्योंकि उसे डिनर पे अपने फैमिली के साथ जाना था, तो अपने सब कुछ रख कर वहाँ से चला जाता है वो। उसके बाद जब यायो आती है तब उसे कुछ चाहिए था पढ़ने के लिए बुक, लेकिन जो भी उसके पास बुक थी वो सब कुछ वो पढ़ चुकी थी, इसलिए वो शानंग को मैसेज करती है कि वो उसके बुक शेल्फ में से उसकी एक बुक निकाल कर रीड कर ले, जिस पर शानंग भी उसे हाँ में जवाब दे देता है। और जब वो वहाँ पर जाकर बुक शेल्फ में उसे चेक करती है कोई बुक पढ़ने के लिए, तभी उन बुक्स में ऑफिस रोमांस वाली बुक भी रखी हुई थी जो शानंग ने पहले छुपा कर रख दी थी, लेकिन वो यायो के हाथ अब लग चुकी थी और वो उस देख कर समझ जाती है कि ये बुक किसी और ने नहीं बल्कि शानंग ने ही खरीदी है।
उसके बाद शानंग भी घर आ जाता है, जहाँ पर वो आराम से अपनी यायो के साथ कडल कर रहा होता है। लेकिन यायो उसे पहले चेंज करने के लिए बोल देती है। जब वो चेंज करने के लिए जाता है तभी शानंग की नज़र पड़ती है कि उसके बुक शेल्फ में वो ऑफिस में सारी बुक तो नहीं है जो उसने छुपा दी थी। तो उसे डाउट होता है कि बुक तो मैंने यहीं रखी थी, फिर कहाँ चली गई। और यायो गेट पे खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी और उसे ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर रही होती है, क्योंकि वह चाहती थी कि शानंग खुद से कन्फेस करे। वो उसके लिए कैंडीज़ बना कर लेकर आती है और एक समय क्यूट फेस बनाती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी कैंडीज़ बनाई है अपने हाथों से, और तुम्हारे लिए वो बुक ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे बता भी नहीं है कि वो बुक कौन सी बुक है। इस पर शानंग उसे समझ जाता है कि वो बुक यायो ने ही छुपाई है। वो उसे बोलता है कि तुमने मुझसे परमिशन मांगी थी ना बुक शेल्फ में बुक पढ़ने के लिए, तो तुमने वही बुक उठाई है, अब चलो कन्फेस कर भी दो। तो यायो मना कर देती है और शानंग उसे छेड़ते हुए उसे कन्फेस करा ही लेता है कि वह बुक उसके पास है। बाद में जाकर वो शानंग से पूछती है, तो चलो बताओ तुमने इस ऑफिस रोमांस की बुक से क्या सीखा। अब यहाँ पर शानंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता है और उन दोनों की ही मस्ती वापस से स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट डे हम वूजन को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहा होता है और जिसके बाद वो चैंगजी को मैसेज करता है, लेकिन जब चैंगजी का रिप्लाई नहीं आता तो उससे वो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हो जाता है कि कहीं दांगमैंग की वजह से वो वापस से किसी खतरे में नहीं है। तो वो उसकी लोकेशन चेक करता है, उसकी लोकेशन सिटी से बाहर थी, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि भला चैंगजी वहाँ पर क्या कर रही है और उसे इतना ज़्यादा टाइम भी हो चुका है। इसी टेंशन में आकर वो तुरंत ही चैंगजी को कॉल मिलाता है, लेकिन उसका कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा उसके लिए वरीड हो जाता है और वो तुरंत उस जगह के लिए निकल जाता है जहाँ पर चैंगजी मौजूद थी। उसे वहाँ पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। इवन वो ड्राइवर से बोल देता है कि अगर मैं 1 घंटे में वापस नहीं आया तो तुम पुलिस को कॉल कर देना। वहाँ से चैंगजी की आवाज़ भी आ रही थी बचाने की। तभी जब वो जाकर देखता है तो चैंगजी असल में अपने क्लाइंट से मिलने के लिए गई थी और जो वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी वो उस चूहे की वजह से था जो वहाँ पर घूम रहा था, जिसकी वजह से वूजन को रियलाइज़ होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो गया है। लेकिन चैंगजी को ये देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कि या वाकई में वूजन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। वो उससे कहती है कि तुम इतने टाइम तक यहाँ पर दूर आ गए मेरे लिए चेक करने के लिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं, इसका मतलब मैं वाकई इसमें तुम्हारे दिल में कुछ ना कुछ तो मायने रखती ही हूँ। इससे वूजन साफ साफ बोल देता है कि वाकई में मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कोई प्रेशराइज़ कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओ, और तुम्हें अभी जवाब देने की बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे वूजन शानंग के पास जाता है उससे मिलने के लिए ऑफिस, जहाँ पर वो अपनी टाई का कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ कर रहा था। शानंग से वो पूछता है कि तुम्हें आज कुछ अलग नहीं लग रहा हूँ मैं, बताओ मुझ में आज क्या डिफरेंस है, जिस पर शानंग उसे कुछ भी खास रिस्पॉन्स नहीं करता, जिसकी वजह से वूजन उसे कहता है कि तुम कितने ज़्यादा बोरिंग इंसान हो, तुम्हें कुछ रियलाइज़ नहीं हो रहा। तो वो उसके पास में जाकर उसे अपनी टाई का शो ऑफ करता है कि देखो ये मुझे चैंगजी ने दी है, जिस पर शानंग उसे कहता है कि ये ऑफिस है, कोई शो ऑफ करने की जगह नहीं, जाकर कहीं और शो ऑफ करो। वूजन की जाने का खुद सोचता है कि मैंने भी तो टाई नहीं पहनी है जो मुझे यायो ने दी थी। लॉ फॉर्म से बाहर निकलने के बाद चैंगजी पहले से उनका इंतज़ार कर रही थी वूजन को अपने साथ लंच पर ले जाने के लिए। इवन वो वूजन को फर्स्ट टाइम अपना बॉयफ्रेंड कहकर रेफरेंस करती है, यानी कि उसने डिसाइड कर लिया था वूजन को डेट करने का। और जब वूजन अपने लिए बॉयफ्रेंड वर्ड सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वाकई में वो खुश उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई भी दे रही थी। वाकई में चैंगजी वूजन के साथ काफ़ी ज़्यादा सेफ और रिलीफ फील करती थी। वहीं हम यायो को देखते हैं जो कि नहाकर बाहर ही निकली थी। तभी वो शानंग को पैकिंग करते हुए देखती है, जहाँ पर शानंग उसे बता देता है कि उसे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यायो उसे काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाली थी। तो वो उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हारी पैकिंग में हेल्प करवा देती हूँ, जिस पर शानंग बोलता है कि अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत होगी भी तो मैं वहाँ पे ख़रीद लूँगा। जिसके बाद उन दोनों की मस्ती वापस से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि शानंग यायो बोलती है क्या इस घर में तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी कुछ चीज़ है। ये सुनकर शानंग यायो को गले लगा लेता है, ऐसा जो सबसे ज़्यादा प्रीशियस चीज़ उसके लिए सिर्फ यायो है। वो मीटिंग में जा चुके थे जहाँ पर बाओरुई भी उसके साथ में था। बाओरुई उसके क्लोज आने की कोशिश करता है पर शानंग तो उसका एकदम कोल्ड ही लुक दे देता है। और यहाँ पर वो पहली बार यीरेन से मिलता है बाओरुई। यीरेन से मिलने के बाद वो चुपके से उन दोनों के साथ में पिक्चर क्लिक कर कर उसको ग्रुप पर डाल देता है, जिसमें लिखता है कि यीरेन बिल्कुल ही हमारे बॉस के जैसी है।
यहाँ पर हम हीरन की आंखों में भी शानैंग के लिए प्यार देखते हैं, लेकिन शानैंग को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब बारू इसके साथ में आकर बैठता है और वो जो शानैंग को मैसेज करता है कि किसी को किसी से प्यार होने वाला है, ये मैसेज पढ़ते ही शानैंग समझ जाता है कि बारू ने क्या हरकत करी है। वो उसको एकदम डेथ स्टेयर लुक देता है कि तुम्हारी वजह से शायद यायो मुझसे नाराज़ ना हो जाए। वो अपने मनी ये सब कुछ कह रहा था। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी सारी बातें यायो को क्लियर कर दे ताकि उसके दिमाग में कुछ ऊट पटांग बातें ना आ सके। वहीं हम यायो को देखते हैं जहां पर लू फेंगजिन के केस लेकर वो कोर्ट में जा रही थी, जहां पर उसकी मुलाकात लू जियान से भी होती है। याया फेंगजिन से भरोसा रखने के लिए कहती है कि जो भी बात हो तुम्हें खुलकर रखनी होगी और शांत रहना होगा। वहीं हम दांगमेंग को देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके जज से कुछ न कुछ अपने स्पेशल रिलेशन तो है, जिसपे देखकर फेंगजिन घबरा जाती है। याया उसे काम डाउन करती है कि हमें लॉ पर भरोसा रखना होगा। वहीं दांगमेंग तो कोर्ट में ये प्रूफ कर देता है कि लू जियान को एंजियोस्पर्मिया नाम की बीमारी है, जिसमें वो इनफर्टाइल है, तो वो तो बच्चे कर ही नहीं सकता, तो ये बच्चा आखिर किसका है। ये देखकर फेंगजिन बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाती है और वो कोर्ट से गुस्से में निकल जाती है, जिसका ये बिहेवियर देखकर दांगमेंग तो इस केस को रद्द करने के लिए बोलता है। दांगमेंग और लू जियान के जाने के बाद जज यायो को बोलती है कि आपका क्लाइंट को थोड़ा सा मैच्योर होना ज़रूरी होगा, इसलिए आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तब इस केस पर और भी ज़्यादा वर्क करके आइएगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि जज यायो के फेवर में है। घर जाने के बाद यायो इसी बीमारी के बारे में ज़्यादा रिसर्च कर रही होती। इवन वो अपने फ्रेंड के साथ इस केस के बारे में डिस्कस भी कर रही थी, लेकिन तभी शानैंग उसको कैमरा के थ्रू देख रहा था। इवन वो उसे सुन भी सकता है क्योंकि यायो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, इसीलिए उस कैमरा में देखता है जिसमें वो बोल रही थी एंजियोस्पर्मिया की बीमारी के बारे में। तुरंत वो कॉल करके उसके कहता है कि ये तुम किसके बारे में क्या बातें कर रही हो, जिस पर यायो समझ जाती है कि शानैंग उससे बातें कर रहा है। इवन शानैंग उसको ये भी बोलता है कि वो जो फोटो में तुमने देखा था ना, कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम अपने दिमाग में सोच रही हो। मैं उस लड़की के साथ सिर्फ अपने प्रोफेशनल रिलेशन है, अगर तुम कहो तो मैं उसके साथ काम कभी भी नहीं करूँगा, इवन किसी लड़की के साथ भी नहीं करूँगा। बट सच्चाई तो ये थी कि यायो ने अभी तक कोई पिक्चर देखी ही नहीं थी, पर शानैंग पर उससे पूरा भरोसा था। इवन उसका ये रूप देखकर तो उसे और भी ज़्यादा हंसी आ रही होती है। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही खत्म होता है। गाइस, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।